अंबर अंबर आपको लगता है कि वो ये नवाज शरीफ इससे बच जाएंगे, या ये केस नवाज शरीफ के लिए फंदा भी बन सकता है? अगर ये तय हो जाए कि माजी की ताहयात नाअहलियां बरकरार है तो फिर नवाज शरीफ का केस खत्म हो जाता है। देखिए ज़ाहिर है हमें जो माइंड नज़र आ रहा है और उसमें मैं वसूख से तो नहीं कह सकती क्योंकि अभी मामला चल रहा है। मियां नवाज शरीफ की जो कानूनी मुश्किलात हैं, क्योंकि अभी तक हम ये नहीं वसूख से कह सकते कि क्या वो उम्मीदवार होंगे 2024 के इंतखाबात में या नहीं, इसलिए क्योंकि ये नाअहली का मामला भी है और दूसरा उनका केस है जो इस वक्त मेरिट पे सुना जाएगा। तो ये जो नाअहली का मामला है, ये मियां नवाज शरीफ का, अब क्योंकि इससे पहले भी माजी में भी हमने देखा यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस था, अभी जो केस आपने भी कैसरानी साहब का जिक्र किया था, इनको फेक डिग्री यानी कि जाली डिग्री के हवाले से इनकी नाअहली हुई थी, लेकिन 2018 में मेरे ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट ने इनको इजाज़त दी थी कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। तो आपको यहाँ ये जो तज़ाद है जिसका चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने आज की जो समाअत हुई थी उसमें जिक्र भी किया था और बात भी की थी कि ये एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें मियां नवाज शरीफ जहांगीर तरीन उम्र भर के लिए हिस्सा नहीं ले सकते इंतखाबात में, वो मामला है। दूसरी तरफ ऐसे केसेस भी हैं, तो अदालतों ने मुख्तलिफ फैसले दिए हैं, इसको ज़ाहिर है रिजॉल्व करना है, अर्जेंटली रिजॉल्व करना है। और ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ के लिए तो नहीं है, इसमें जहांगीर तरीन साहब भी शामिल है और इसमें एक इस पे जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से एक बहुत दिलचस्प बात भी, जिससे मुझे लगता है कि इशारा है, शायद उम्मीद भी हो सकती हो कि ज़ाहिर है सुना जब हो जाएगा तब पता चलेगा मियां नवाज शरीफ के लिए कि चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये कैसे हो सकता है कि जब सज़ा की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो फिर जो नाअहली है वो ज़िंदगी भर के लिए है। और फिर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ आरा सामने आ गई हैं जो जिनमें अच्छे कानूनदान भी समझते हैं कि अगर आपकी सज़ा हो, जितने हद तक आपको सज़ा दी जा चुकी हो, तब तक आप उम्मीदवार नहीं बन सकते, हिस्सा नहीं ले सकते इंतखाबात में, नाअहल रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी सज़ा ख़त्म हो, आपने पूरी कर ली हो, तो फिर आपको हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। तो उम्मीद है, लेकिन अभी हम वसूख से कह नहीं सकते। ठीक, आमिर साहब आप क्या समझते हैं कि ये रास्ता खुल जाएगा या रास्ता दोबारा बंद हो जाएगा? मुजम्मिल, इस फैसले के ऊपर बात करने से पहले देखें, एक चीज तो तय है कि ये मामला तय होना चाहिए। मेरी नजर में, मेरी राय के अंदर बहर सूरत इससे कते नजर कि कौन इसका शिकार बनता है और कौन नहीं, ये मामला तय होना चाहिए। उसकी बड़ी एक बेसिक वजह यह है कि अगर कानून के अंदर इब्हाम है, अगर कानून के अंदर कंफ्यूजन है, तो फिर इंसाफ के अंदर कंफ्यूजन कैसे नहीं होगी, फिर इंसाफ के अंदर इब्हाम कैसे नहीं होगा। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और वाकई यहाँ पर एक तज़ाद हमें नजर आता है। फैसला कुछ कह रहा है और इलेक्शन एक्ट जो है वो अपनी तरमीम के बाद वो कोई और बात कह रहा है। सो एक तो ये इंतहाई जरूरी है कि इससे कते नजर किसका किसको फायदा होता है, किसको नुकसान, ये मामला तय पाए। अब देखें, ये अंबर ने अभी एक नुक्ता उठाया कि कानूनी माहिरीन की राय जो है वो भी इस मामले के अंदर बटी हुई है। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि, और क्यों मैं समझता हूँ मुजम्मिल कि ये बहुत जरूरी है इस मामले को तय पाना, कि इस वक्त कोई, मैं नहीं समझता कि कोई भी कानूनदान पाकिस्तान में या कम से कम प्रोमिनेंट कानूनदान जो है, जो सामने आते हैं, जो अपनी राय का इजहार करते हैं टेलीविजन पर, अखबारों के जरिए, और जिनकी राय को सुना जाता है, मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई भी कानूनदान ऐसा बचा या वकील ऐसा बचा है जो कि उसी पॉलिटिकल पोलराइजेशन का, उस सियासी पोलराइजेशन का शिकार ना हो जिसकी हम आम लोग समझते हैं। तो उनकी जब बातें करते हैं एतजाज हसन, एक एग्जाम्पल ने तो सलमान अकरम राजा ने तो बाकायदा तरीके इंसाफ को ज्वाइन कर लिया, लेकिन बहुत सारे वकला ऐसे हैं, उनकी जब हम बातें सुनते हैं तो मुझे तो कम से कम ये नहीं उसके अंदर से लगता कि ये कोई कानूनी राय दे रहे हैं। मुझे तो अब तमाम आरा भी जो है वो सियासी ही लगना शुरू हो गई हैं। इसलिए ये और भी जरूरी हो गया कि बजाय इसके कि बहस में पड़े रहे हैं हम, इसके मुल्क की सबसे बड़ी अदालत एक ही दफा इस मामले को उठाए और एक ही दफा इसके ऊपर कोई फैसला हो जाए, खा वो एक शख्स के हक में जाता है या दूसरे शख्स के हक में जाता है। मुझे इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि
कानून अगर वजह हो जाए तो फिर उस कानून के तहत जो इंसाफ किया जाएगा वो भी शायद तनकीद से बच सके। जी मुज़म्मिल। बात आपकी ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है कि सियासतदानों को जो नाअहलियों की सजाएं अदालतों की जानिब से सुनाई गई हैं उनके हवाले से ये राय मौजूद है कि वो सजाएं मेरिट और इंसाफ के मुताबिक नहीं, वो चाहे यूसुफ गिलानी की हो, चाहे नवाज शरीफ की हो, चाहे और हो, ये जुडिशल एक्टिविज्म के तहत, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत और एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिकल मकासद के तहत सुनाई गई सजाएं हैं। और करेक्शन ऑफ द हिस्ट्री, अगर आप भुट्टो का रेफरेंस दोबारा सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम करेक्शन ऑफ द हिस्ट्री की जानिब जाना चाहते हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में से उन जजेस की तस्वीर उतारना चाहते हैं जिन्होंने मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया और आइन की पामाली के हक में फैसले दिए, तो फिर यकीनन करेक्शन ऑफ द हिस्ट्री सिर्फ मुर्दा लोगों के लिए तो नहीं है। ये आपका कोई डीमेरिट तो नहीं हो सकता कि आप जिंदा हैं, लिहाजा आपके लिए करेक्शन ऑफ द हिस्ट्री नहीं हो सकती, हम सिर्फ मुर्दा लोगों की करेक्शन ऑफ द हिस्ट्री कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो गलत सजाएं सुनाई गई हैं और जुडिशल एक्टिविज्म के तहत सुनाई गई हैं, जो हमारे इंसाफ का कोई खूबसूरत चेहरा नहीं है, उन सजाओं पे दोबारा असर नौ गौर करके करेक्शन ऑफ द हिस्ट्री और इंसाफ को दोबारा बहाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर सजाएं सुनाई हुई हैं तो ये हट दर्मी भी कोई अच्छी हट दर्मी नहीं है। अब चूंकि हमने फैसले सुना दिए हैं, लिहाजा अब हम इनको वापस लेंगे तो हमारी इज्जत और वकार में बड़ी कमी आ जाएगी और ये इदारे की साख का सवाल है कि गलत फैसलों को कायम रखा जाए। अदलिया को अपने गलत फैसलों को ठीक करने की ज़रूरत है, चाहे नवाज शरीफ का फैसला हो, चाहे भुट्टो का फैसला हो, चाहे यूसुफ रजा गिलानी का फैसला हो, चाहे और फैसले हों जिनमें आपने पॉलिटिकल लीडर्स को अपनी जुडिशल एक्टिविज्म के जरिए, और जब मैं जुडिशल एक्टिविज्म की बात करता हूं तो मैं वो बात करता हूं कि जहां ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा नहीं किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ट्रायल कोर्ट बन गई, खुद ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बन गई और खुद ही सजाएं सुनानी शुरू कर दी और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आमिर साहब मेरा ये मतलब ना ले लें कि जहां कहीं ठीक सजाएं सुनाई जा रही हैं तो वो उनको भी कहें कि चूंकि मुजम्मिल साहब ने अब सजाओं के खिलाफ बात करना शुरू कर दी है तो लिहाजा उनको भी इसका एडवांटेज होगा। जहां सजाएं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत सुनाई जाएंगी वो निज़ाम इंसाफ का हिस्सा है, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट खुद ही ट्रायल कोर्ट बनता है, खुद ही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनता है, खुद ही सजा सुनाता है, खुद ही बेंच मुकर्रर करता है और एक चीफ जस्टिस खुद को मुल्क का सरबराह बनाता है, उसके मैं खिलाफ हूँ और ये सजाएं उसी का पेशकम है, उसी का एक बदनुमा दाग और चेहरा है जिसको कुछ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से ठीक किया गया है, बाकी ठीक करने की अभी जरूरत है। क्यों आमिर साहब? एब्सोल्युटली। देखें जी, बात यह है कि ये जो आपने अभी बात की ना कि खुद ही ट्रायल कोर्ट बन जाता है, खुद ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बन जाता है, वो जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनल वाले सारे काम वो खुद कर लेता है। देखें उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि हमने ये भी देखा कि एक मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी पार्टी सरबराह की मर्जी होनी चाहिए कि वो उसके जो अरकान हैं असेंबली के अंदर वो वोट कहाँ पर डालें, और फिर उन्होंने अपने आप का ही वो फैसला जो है उसको उनको ये कहना पड़ा कि नहीं जी गलती हो जाती है इंसान से, और फिर उन्होंने उसके बरक्स एक फैसला दे दिया। सो ये काम हमारे माजी में होता रहा है, जहां हम सियासतदानों की गलतियों की बात करते हैं, जहां हम फौजी सरबराहों की गलतियों की बात करते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि अदलिया से भी बेशुमार गलतियां हुई हैं, अदलिया में भी उसी पार्टिसनशिप का मुजाहरा किया है जो हमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से नजर आती है।